सो एक्चुअली फेडरलिज्म क्या होता है कि इट इज डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियां बांट दी जाती है। सो देयर इज डिवीजन ऑफ पावर्स। लेट मी एक्सप्लेन, समझने की कोशिश करो। तो हमारे यहाँ पर कौन कौन सी गवर्नमेंट्स है? सर हमारे पास एक यूनियन गवर्नमेंट है जिसे हम केंद्रीय सरकार बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स है जो कि हम लोग राज्यों की सरकारें बोलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर केवल यूनियन गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार लॉ बना सकती है, एक्शन ले सकती है। तो हमारे पास एक 7वीं अधिसूची है जिसे बोलता जाता है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी दिन खोल के देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो खोल के देखो, तो उसमें 3 लिस्ट दिखेगी। एक यूनियन लिस्ट, राइट, जो केंद्र की सूची है, एक स्टेट लिस्ट विच इज द राज्यों की सूची, एंड द कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हुए, जैसे डिफेंस लिखा है, फॉरेन अफेयर्स लिखा है, ये सारे जो चीजें हैं, ये इस पर केवल यूनियन पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट एक्ट कर सकती है। स्टेट लिस्ट वो होती है जिस पर केवल राज्यों की गवर्नमेंट, यानी कि राज्य की सरकारें और स्टेट विधानसभा एंड द लेजिस्लेचर्स काम कर सकते हैं। और एक तीसरी लिस्ट है विच इज कॉल्ड एज द कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों काम कर सकते हैं। ये क्या है, ये क्यों किया गया? लेकिन कमाल की बात यह है कि फिर भी संघवाद, फेडरलिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। क्या बात करो यार, दोनों चीजें मिक्स क्यों नहीं हो रही है? एक जगह लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरल वर्ड नहीं लिखा हुआ। दूसरी जगह लिखा हुआ है कि फेडरलिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। हमारा 24,999 का ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो अराउंड 2,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे। व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट मोर टाइम एंड मनी? टेक दिस प्रपोजल, टेक दिस ऑफर टुडे। मेरा कोड यूज करो SIDLIB। ऑल्सो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग एक प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तुम सब लोगों के लिए, विच इज लाइक द मोस्ट अमेजिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और ये 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। डोंट मिस दिस फॉर एनीथिंग। कि पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज फेडरलिज्म। इतना ज्यादा डिस्कशन हो सकता है बिकॉज हमारा अपना ब्रांड ऑफ फेडरलिज्म है। हमने अपना ही एक स्ट्रक्चर बना दिया है फेडरलिज्म का, संघवाद जिसे बोला जाता है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर है। एक और बात इससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूं, मेरे बहुत सारे हिंदी वाले फ्रेंड्स बोल रहे कि सर इसको हर स्लाइड को हिंदी में लिखो। नेसेसरली मैं हर स्लाइड को हिंदी में नहीं लिख सकता बिकॉज इट इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। आप इसको अपने हिंदी वर्ड को पकड़ के रखो, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं उस पॉइंट को समझो। एक बार तुम्हें कीवर्ड समझ में आ जाए, बाकी तो मैं बोलचाल की हिंदी में बोल ही रहा हूं। संघवाद जो है, ओके, फेडरलिज्म जो इंडिया में है वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब होता है वो एक्चुअली संघ नहीं है। ये क्या बात हुई? संघ है कि नहीं है? एक्चुअली संघ नहीं है यार, ये क्या बात हुई? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो जब हम एक्चुअली संघ की बात करते हैं, राइट, सो पहले हमें फेडरलिज्म की डेफिनेशन होनी चाहिए। सो एक्चुअली फेडरलिज्म क्या होता है कि इट इज डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियां बांट दी जाती है। मैंने क्या बोला यहां पर? सर आपने बोला शक्तियां बांट दी जाती है। सो देयर इज डिवीजन ऑफ पावर्स। लेट मी एक्सप्लेन, समझने की कोशिश करो। तो हमारे यहां पर कौन कौन सी गवर्नमेंट्स है? सर हमारे पास एक यूनियन गवर्नमेंट है जिसे हम केंद्रीय सरकार बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स है जो कि हम लोग राज्यों की सरकारें बोलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर केवल यूनियन गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार लॉ बना सकती है, एक्शन ले सकती है। तो हमारे पास एक 7वीं अधिसूची है जिसे बोलता जाता है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी दिन खोल के देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो खोल के देखो, तो उसमें 3 लिस्ट दिखेगी। एक यूनियन लिस्ट, राइट, जो केंद्र की सूची है, एक स्टेट लिस्ट विच इज द राज्यों की सूची, एंड द कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हुए, जैसे डिफेंस लिखा है, फॉरेन अफेयर्स लिखा है, ये सारे जो चीजें हैं, ये इस पर केवल यूनियन पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट एक्ट कर सकती है। स्टेट लिस्ट वो होती है जिस पर केवल राज्यों की गवर्नमेंट, यानी कि राज्य की सरकारें और स्टेट विधानसभा एंड द लेजिस्लेचर्स काम कर सकते हैं। और एक तीसरी लिस्ट है विच इज कॉल्ड एज द कंकरेंट लिस्ट, जिस पर दोनों काम कर सकते हैं। ये क्या है, ये क्यों किया गया? ये इसीलिए किया गया है क्योंकि हमें डिवीजन ऑफ पावर्स देनी थी। हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर्स है एंड ऑथोरिटीज बिटवीन एंड अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब जरूरी नहीं कि केवल 2 ही गवर्नमेंट्स हो, होने को 2 से 3 भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 होनी जरूरी है। अगर एक ही गवर्नमेंट है, सारा का सारा ताकत एक ही गवर्नमेंट के पास आ गया या एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे आ गया, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं यूनिटरी स्ट्रक्चर। और जैसे ही ये बट गया,
डिवीजन ऑफ पावर होगी तो उसको संघ यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाने लगता है। तो पॉइंट यहां पर यह हुआ कि हम लोग, मैं फिर ये बात बोल रहा हूं कि हम लोग फेडरल है, लेकिन अगर आप आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखो, एक बार खोल के देखो, आर्टिकल 1 पहला आर्टिकल खोल के देखोगे तो उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हां, फेडरल नहीं लिखा हुआ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन कमाल की बात यह है कि फिर भी संघवाद, फेडरलिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। क्या बात करो यार, दोनों चीजें मिक्स क्यों नहीं हो रही है? एक जगह लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरल वर्ड नहीं लिखा हुआ। दूसरी जगह लिखा हुआ है कि फेडरलिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। सो देयर इज बाउंड टू बी अ कंफ्यूजन बिटवीन दिस, एंड इसीलिए मैंने बोला था हम क्वासी फेडरल माने जाते हैं। वैसे ये वर्ड ठीक नहीं है, इन अ वे हमको वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने जिस तरह से भी एक्सप्लेन कर दिया। बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू एन एग्जाम्पल। सो अगर तुम्हें संघ देखना है, रियल ट्रू फेडरेशन देखना है, तो तुम्हारे पास एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए जो है वो एक रियल एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फेडरेशन है। सर ये रियल एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फेडरेशन का मतलब क्या है? रियल एग्जाम्पल इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक टाइम पर, ध्यान से सुनना, छोटे छोटे स्वतंत्र देश, मैंने क्या बोला, ओहायो, हवाई, छोटे छोटे स्वतंत्र देश, स्मॉल बट सॉवरेन स्टेट्स केम टुगेदर, दे जॉइंड हैंड्स, वो खुद आए और उन्होंने खुद ज्वाइन किया और मिला के बनाया व्हाट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरी बात समझने की कोशिश करो। छोटे छोटे स्मॉल बट सॉवरेन, प्रभुता संपन्न, राइट, स्टेट्स, ये स्टेट्स खुद स्मॉल थे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये खुद सॉवरेन भी थे, आजाद थे टू टेक एनी डिसीजन। इन लोगों ने खुद फैसला किया कि चलो अपन लोग मिलेंगे और बनाएंगे एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसका एक केंद्रीय सरकार बनेगी, एक फेडरल गवर्नमेंट बनेगी। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन, ये सब जो हो रहे, ये कौन है? ये सब फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। लेकिन हर स्टेट के अपने अपनी भी सरकारें होती है, इन अ वे, जैसे गवर्नर्स होते हैं, राइट, वहां की अपनी स्ट्रक्चर। और इनफैक्ट कमाल की बात यह, क्योंकि ये खुद सॉवरेन थे, इनका अपना फ्लैग भी था, इनका अपना झंडा था, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, इनके अपने लॉज थे। लेकिन टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर एंड बिगर यूनियन या यूनाइटेड स्ट्रक्चर, उन्होंने ये बनाया और उसके लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक अग्रीमेंट साइन किया। सो इट इज, अब इसको कंबाइन करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से सामने बोर्ड पे देखो, स्मॉल बट सॉवरेन स्टेट्स, स्मॉल बट सॉवरेन स्टेट come together, join together to form a large structure. This is a true federation. और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक अग्रीमेंट बेस्ड है। क्या है ये सर? ये एक अग्रीमेंट बेस्ड है। ऐसे तरह के फेडरेशन को बोला जाता है कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। ये साथ में आ रहे हैं। इस वाले में ऐसा माना जाता है कि यूनियन जो है, जो साथ में आ गया, राइट, वो बाकी राज्यों को डोमिनेट नहीं कर पाता। मेरी बात समझ आई? तो ये जो शक्तियों का डिवीजन है ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि यार ज्यादा यूनियन की तरफ हो गया, है भी तो बहुत कम है। स्टेट्स को यानी कि राज्यों को अपनी ज्यादातर शक्तियां पूरी तरह से यूज करने की आजादी होती है। इस तरह के स्ट्रक्चर को ट्रू फेडरेशन बोला गया। अब सर ट्रू फेडरेशन मतलब? ट्रू फेडरेशन मतलब कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। लेकिन जब इंडिया बन रहा था तो इंडिया ऐसे नहीं बना। तो जब अंग्रेज इंडिया छोड़ के गए, ओके, तो उनको हमने धक्का मार दिया, चलो बाहर निकलो यहां से। तो हमें इंडिया को मैनेज तो करना था, ओके, इतनी बड़ी कंट्री को। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि लिंग्विस्टिक डिवीजन हुआ, लैंग्वेज के बेसिस। जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज प्रीवियस वीडियोस जाके देखो। अब इतना बड़ा इंडिया, एक बड़ा इंडिया को में से छोटे छोटे स्टेट्स निकाले गए, कार्व आउट हुए।
तो एक गुजरात है, एक महाराष्ट्र है, एक केरला है, एक असम है, एक कश्मीर है. व्हाट आर वी डूइंग? उसी यूनियन में से, ना ध्यान से सुनना, उस एक बड़े स्ट्रक्चर को के अंदर हमने छोटे 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 डिवीजन किए. लेकिन तुम अगर दूर से देखो, अगर तुम उसको दूर से देखो, तो तुम क्या बता सकते हो कि वो मिलकर बने हैं कि एक बड़े स्ट्रक्चर को हमने काटा है? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. So let me just explain this one structure to you. You'll be able to understand this. So if you pay close attention, मान के चलो मैं तुम्हारे लिए ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दूं. ओके, ध्यान से सुनना. मैं ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दूं और ऐसे स्क्वायर्स बना दूं. अब तुमने मुझे इसे बनाते हुए नहीं देखा, राइट? तुमने सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखा. तुम बता नहीं सकते कि सर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ने ज्वाइन करके ये बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है कि बड़े स्ट्रक्चर को हमने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया है. दिस इज द डिफरेंस. यूएसए जो स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बना है, और इंडिया जो है वो एक बड़ा स्ट्रक्चर, इंडिया जो है वो एक बड़ा स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है, कार्व आउट किया है और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए. यानी कि हम लोग भी लगते ऐसे ही है कि हम लोग एक कंबाइंड है, लेकिन ये एक्चुअली एक होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है. क्या है ये सर? ये एक होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है. अब तुम नोटिस करो, यू नो, तुम लोग अपने बुजुर्गों से, दादाजी वगैरह से बातें करते हो, तो दादाजी कई बार क्या बोलते हैं, यार आजकल का क्या खाना होता है. ओके, घी तो हमारे जमाने में अच्छा होता था, ट्रू घी, सच्चा घी तो वो होता था, आजकल तो मिलावटी होता है. वैसे ही एक वेस्टर्न साइंटिस्ट था, उसका नाम था के.सी. वेरे. के.सी. वेरे ने यूएसए को अपना गोल्ड स्टैंडर्ड बना दिया और बोला कि ओहो, फेडरेशन, फेडरेशन तो वो होता है जो यूएसए है, बाकी किसी भी और तरीके से फेडरेशन बनेगा, ऐसा एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, उसको हम क्वासी फेडरल, नकली बोलेंगे. तो उसने हमारा नाम दे दिया क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर. एक्चुअली क्वासी फेडरल नाम की कोई चीज नहीं है, हमारा अपना ही मॉडल है, और ये मॉडल हमने कनाडा से लिया है. सो कनाडा का जो स्ट्रक्चर है, राइट, वो भी क्वासी फेडरल मॉडल है. सो कनाडा जो था वो पहला ऐसा था 1860s में जो उसका स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर को में सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी, जैसा आज इंडिया में भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है. इसका मतलब यह है कि जो भी हो, जो भी गवर्नमेंट होगी, उसमें यूनियन की पावर ज्यादा होती है. इसीलिए वर्ड क्या यूज किया गया? क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर विद द यूनिटरी टिल्ट. अगर तुम्हें कभी क्वेश्चन आया कि इंडिया का फेडरल मॉडल सबसे करीब किसका है, यूएसए, कनाडा, बोथ, नन, तो हमेशा आंसर कनाडा देना. वी आर क्लोजर टू कनाडा एज अपोज टू यूएसए, बिकॉज यूएसए का स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. तो हमारे फेडरेशन को कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं. तो अब तुम इसको बोल सकते हो, तुम्हारे सामने रख लेते हैं. सो होल्डिंग टुगेदर, ओके, होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन जो इंडिया में है, वो भी बनाया ही ऐसे जाता है जब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं. यार बड़ा सारा पॉइंट है, मैंने तुम्हारे लिए पूरा आंसर लिख दिया. पावर इज शेयर्ड है, बंटवारा है, लेकिन द सेंट्रल अथॉरिटी होल्ड्स सिग्निफिकेंट पावर्स. यूनिटरी टिल्ट, आज भी देखो, अगर इमरजेंसी लग गई, आपातकाल लग गया, तो कहां जाती है पावर? सर यूनियन के पास चली जाती है. फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, यूनियन के पास चली जाती है. 90% ऑफ फाइनेंशियल पावर्स यूनियन के पास होती है. प्रेसिडेंट्स रूल यूनियन लगा सकता है. मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल से मैटर्स किसके पास जाते हैं? सर यूनियन के पास जाते हैं. इसलिए इसको बोला गया क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टिल्ट. इंडिया और कनाडा का मॉडल तुम ये मान सकते हो. कमिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशन, जिसमें साथ में आए, ये लोग साथ में आए, खुद अपनी मर्जी से आए, भाई हम ज्वाइन करना चाहते हैं, और उन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया. इंडिया में कोई अग्रीमेंट नहीं है, इंडिया में एक स्पिरिट है, एक भावना है, भावना ऑफ फेडरलिज्म. सो स्टेट्स रिटेन मोर ऑटोनॉमी एज अपोज टू इंडिया.
अगर तुम अमेरिका के किसी स्टेट को बोलोगे तो उस कंपेयर करोगे तो उसमें ज्यादा ऑटोनॉमी, ज्यादा आजादी दिखाई देगी एज ऑपोज, बिकॉज हम वो लोग एक ट्रू फेडरेशन है, हम लोग एक क्वासी फेडरल या फिर एक कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है, ओ सॉरी होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है। यूएसए कमिंग टुगेदर, कमिंग ऐसे वर्ड याद रखना, कमिंग आना, आओगे तो अपनी मर्जी से आओगे, होल्ड करोगे तो हम तुम्हें होल्ड करके रख रहे, एज एन यूनियन ने तुम्हें होल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। अब तुम थोड़ी बात सोचो, मान के चलो तुम कोई एक जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस में तुम दो पार्टनर्स हो और तुम दोनों पार्टनर्स में एक अग्रीमेंट है, तो बेटा कोई इफ्स एंड बट्स थोड़ा रहेगा, कोई किंतु परंतु थोड़ा चलेगा। बिल्कुल सही बात है सर, कोई किंतु परंतु नहीं, जो लिखा है वो तो होगा ही होगा। सो अग्रीमेंट से यूएसए का जो फेडरेशन है वो एक बहुत टाइट फेडरेशन हो जाता है, लेकिन है इंडिया का भी उतना ही मजबूत है, लेकिन इंडिया में अग्रीमेंट नहीं है। लेकिन जब अग्रीमेंट नहीं होता तो हमें जो भावना होती है, जो हमारी भाई स्पिरिट होती है टू रिमेन टुगेदर, वो जरूर बड़ी सशक्त होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत ही सशक्त होनी चाहिए। सो इसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अगर हमने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया, जैसे यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करे, स्टेट गवर्नमेंट यूनियन के साथ कोऑपरेट करे। आजकल तो मैं बहुत न्यूज सुनने में मिली होगी, यार केरला में ये हो रहा है, दिल्ली वाले कुछ और बोल रहे हैं, तो वो हमारी भावना को ठेस पहुंचाता है, उसको चैलेंजेस बोला जाता है। संघवाद की चुनौतियां हैं वो, चैलेंजेस टू फेडरलिज्म है। तो इसीलिए अगर हमने उन चैलेंजेस को मीट कर लिया तो कमाल हो जाएगा। अगर हमने कोऑपरेट किया फिर तो दुनिया हमको देखेगी, हमारी मिसाल देगी। और अगर नहीं करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अगर एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं निभाएंगे, मिलकर नहीं चलेंगे, ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, जो हमारे बीच में शक्तियों का जो तालमेल है, वो हमारे ऊपर है। हमारी यूनियन की सरकार है और स्टेट की सरकारों ने मिलकर करना चाहिए। इस स्पिरिट को बोला जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगर तुमने कोऑपरेट किया तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक फेडरलिज्म रहेगा। अदरवाइज देयर इज बाउंड टू बी सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन, दे विल रब ईच अदर द रॉन्ग वे, देयर आर बाउंड टू बी स्पार्क्स। सो मेक श्योर दैट यू डू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तुम जब हम लोग गवर्नेंस करेंगे तो मैं तुम्हें समझाऊंगा व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, 1967 में कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्टार्ट हुई, क्या कॉम्बिनेशंस थी, क्या रिकमेंडेशन थी सरकार या कमीशन की, पुंछी कमीशन की, एआरसी की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू विल अंडरस्टैंड सो मच मोर अबाउट दिस। सो द आइडिया इज, आज मुझे तुम्हें फेडरलिज्म पढ़ाना था, कभी तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा तो इस तरह से द हिंदू में एक आर्टिकल आया था। ऑब्वियसली तुम इसे रीड नहीं कर सकते, बट अगर तुम सर्च करोगे तो तुम्हें ये वर्ड मिल जाएगा। तो यहां पर वर्ड है रिफ्लेक्शंस ऑन क्वासी फेडरल डेमोक्रेसी। सो एन अमेजिंग आर्टिकल तुम्हें ऐसे पढ़ने को मिले, और इसीलिए मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बोलता हूं रीडिंग की हैबिट बनाओ। लेकिन ज्यादातर तुम लोग ऐसा हवा में पढ़ाई करते हो विच विल नॉट बी इनफ, राइट। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह से पढ़ाता हूं, पहले सिंप्लीफाई करो, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ, फिर एडवांस टॉपिक्स पढ़ाओ, फिर एमसीक्यूज करो, और फिर तुम्हें यह पता चले कि यूपीएससी क्या खेल खेल जाती है, कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ लेती है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, राइट। एक छोटे से टाइम पीरियड में मैंने तुम्हें फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। आज का सारा रिवाइज कर लेना, फेडरलिज्म होता क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है, इंडिया का स्ट्रक्चर और यूएसए के स्ट्रक्चर में फर्क क्या है, और इंडिया का स्ट्रक्चर और कनाडा के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी क्या है। पढ़ने पे ध्यान करो रादर देन सिलेबस खत्म करने के लिए। तुम मजदूर नहीं हो कि दिहाड़ी खत्म की जी, काम खत्म जी, चलो हम चले। तुम लोग इंटेलेक्चुअल्स हो, सब्जेक्ट्स को समझो, ओनली देन यू विल बी एबल टू crack this exam. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.